हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी की साइंस की लेसन नंबर 11 का पार्ट 2 फोर्स एंड प्रेशर का। देखते हैं 11.6 कॉन्टैक्ट फोर्स, मसल्स फोर्स देखेंगे। कैन यू पुश और द लिफ्ट द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट? क्या आप बिना टच करे टेबल के ऊपर पड़ी बुक उठा पाओगे? नहीं। कैन यू लिफ्ट द बकेट ऑफ द वाटर विदाउट होल्डिंग इट? पानी आपको उठाना है, पानी की बकेट को उठाना है, तो बिना उसको पकड़े आप उसको उठा पाओगे? नहीं। जनरली यू अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और आप ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद सच फोर्सेस, जिसको मसल फोर्स बोलते हैं। और इस हिसाब से बॉडी जो है वो ऐसे फोर्स ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करती है जिसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। इट्स अ मस्कुलर फोर्स दैट अनेबल अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूवमेंट और द बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी। क्लास 7th में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है मस्कुलर फोर्स के बारे में। दूसरा एक हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है फूड की, जो एलिमेंट्री कैनल के ड्यूरेशन में फॉर्म होती है और जो पुश होती है वो भी मस्कुलर फॉर्म की वजह से होती है। इवन हमारा जो लंग्स का कॉन्ट्रैक्शंस है, फूलना है, छोटा होना है, इनहेलेशन एक्सलेशंस है, ये भी मस्कुलर फोर्स की वजह से ही होता है। वेयर आर द मस्कुलर मसल्स लोकेटेड विच मेक द ब्रीदिंग पॉसिबल? एक्चुअली हमारी बॉडी के हर हिस्से में मसल्स है। कैन यू लीस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन अवर बॉडी? बहुत सारे, सपोज टू बी किसी चीज़ को पुल करना या फिर बॉडी बिल्डिंग करना, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स वर्क करते हैं। द कॉन्टैक्ट मे ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक्स और द पीस ऑफ द रोप। आप सेम कॉन्टैक्ट स्टिक या पीस ऑफ रोप्स के मदद से भी कर सकते हो। व्हेन पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और द लिफ्ट द बकेट ऑफ द वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? जब आप बैग अपनी उठाते हो, स्कूल बैग, या फिर आप पुश या पुर करते हो किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर बकेट ऑफ द वाटर उठाते हो, पूरा पानी का जो बकेट है वो उठाते हो, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं वो वर्क करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जो फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स के ड्यूरेशन से होते हैं। मस्कुलर मसल्स अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। एनिमल ऑल्सो मेक द यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट their फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर टास्क। एनिमल भी मसल्स फोर्स यूज़ करते हैं बाकी अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। सपोज टू बी बुलॉक कार्ट है, हॉर्स है, डोंकी है, कैमल है। इनको अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कि बोला मतलब करवाया जाता है, तब उनके मस्कुलर फोर्स यूज़ में होते हैं। सिंस द मस्कुलर फोर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होके अप्लाई होते हैं, इसलिए उसको कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। सो हम लोग यहाँ पे दो फोर्सेस पढ़ेंगे, एक तो कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी पढ़ते हैं हम लोग फ्रिक्शंस। फ्रिक्शन मतलब चीज़ों को स्टॉप करने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई होता है, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अ बॉल रोल along द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू द रेस्ट। अगर आप एक बॉल फ्लोर के ऊपर रोल डाउन करोगे तो एक सर्टन स्टेज के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, मूव होना रेस्ट पे हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। When we stop पेंडलिंग द बाइसिकल्स इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू स्टॉप। अगर हम लोग बाइसिकल भी चला रहे हैं तो पेंडलिंग करेंगे और पेंडलिंग करना स्टॉप कर देंगे तो एक स्टेज पे आके वो स्टॉप हो जाएगा मूव करना। सो इसको बोलते हैं फ्रिक्शंस। अ कार और द स्कूटर ऑल्सो कम टू द रेस्ट वन इंजन इज स्विच ऑफ। हम लोग जब इंजन को स्विच ऑफ करते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कार और स्कूटर बंद हो जाएंगी। सिमिलरली बोर्ड कम टू द रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोविंग इट। अगर हम लोग यहाँ पे चक्कू चलाना बंद कर देंगे तो बोर्ड भी एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी मूव करनी। कैन यू ऐड सम मोर एक्सपीरियंस? अगर आपके पास कोई और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अंदर ऐड कर सकते हो। इन ऑल दिस सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी फोर्स एक्टिंग नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर येट। एक स्पीड जो है ग्रेजुअली कम होती जा रही है और रेस्ट पे आ रही है। व्हाट कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन? तो ये स्टेट ऑफ मोशन में क्या चेंजेस हो रहा है? क्या आप उसको नाम दे सकते हैं? कैन यू गेस दिस फोर्स? हाँ, ये जो फोर्स है जो स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर वर्क कर रहा है, जिसको बोलेंगे फ्रिक्शन। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड ब्रिंग द मूविंग बॉल टू द रेस्ट। और बॉल और यहाँ पे ग्राउंड के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, जिसकी वजह से बॉल रेस्ट पे आ जाती है। सिमिलर फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग इट टू द स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग। और जो बोट है, आप नाव चला रहे होते हैं, पानी में चक्कू चला रहे होते हैं, चक्कू स्टॉप हो जाता है, उसके बाद एक स्टेज आता है, उसके बाद जो बोट होती है वो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो जाती है, पानी और बोट के फ्रिक्शंस की वजह से। The force of frictions always act on all moving object and its direction is always opposite the direction of the motion। जो फोर्स ऑफ डायरेक्शंस है और जो फ्रिक्शन ऑफ द डायरेक्शन है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर आप लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन राइट की डायरेक्शन में स्टॉप करेगा। अगर आप राइट की डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो तो जो फ्रिक्शन है वो लेफ्ट की डायरेक्शन से मूव करेगा। Since the force of frictions arise due to the contact force between surface, it is also example of contact force। So यहाँ पे फ्रिक्शन को भी contact force का एग्जाम्पल माना जाएगा। हम लोग 12th में फ्रिक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। You may be wondering whether it is essential for the agent applying the force on an object to be always contact with it। Let's just find out। हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं।
11.7 देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें है मैग्नेटिक फोर्स मतलब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और इस हिसाब से स्टिल फोर्स वर्क होगा, जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। 11.6 एक्टिविटी देखेंगे। आपको 2 बार मैग्नेट लेने हैं, यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, बाजू बाजू में रखना है और 3 बारी वहाँ पे आपको पेंसिल राउंड करनी है, गोल गोल घुमानी है। वुडन रोलर एज शोन्स इन द पिक्चर, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, 3 पेंसिल रखी हुई है और उसके ऊपर ऐसे मैंने मैग्नेट रख दिया हुआ है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर। और आपको अलग अलग यहाँ पे जो पोल्स है उसके पास नज़दीक ले जाने हैं। आप देखोगे तो जो पेंसिल नीचे रखी है, अगर आप रेड के पास रेड मीन्स नॉर्थ के पास नॉर्थ या साउथ के पास साउथ पोल लेके जाओगे तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, उससे तो रिपेल होगा, मतलब वो जो पेंसिल है ना मूव होनी स्टार्ट हो जाएगी रिपेल में भी। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर एंड नोट दैट व्हाट हैपन ऑन द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर एंड एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। अभी नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि नॉर्थ के पास साउथ लेके जाना है और साउथ के बाद नॉर्थ लेके जाना है, और इस हिसाब से आप देखोगे तो दोनों के पास अट्रैक्शन होगा। जो पेंसिल होगी ना वो आगे की डायरेक्शंस में मूव होनी शुरू हो जाएगी, तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट करता है फोर्स। Does the magnet on the roller begin to move and then other magnet is brought near it? हाँ, ऑपोजिट पोल जब लेके जाएंगे तो जो पेंसिल है वो मूव होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी। Does is always move in the direction of the approaching magnet? जिस डायरेक्शन में है वहाँ पे ही जाएगा। हाँ, what do you observe? Does it mean that some force must be acting between the two magnet? इसका मतलब ये हो गया कि 2 मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स है जो वर्क कर रहा है। You have learned in class 6 that like poles of the two magnet repels others and the unlike poles attract each other। हम लोगों ने ये बेसिक चीज़ तो हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ ली है कि जो लाइक पोल है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। Attractions or repulsion between object can also be seen by the another form of push or pull। और जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो दूसरे फॉर्म से भी हम लोग बता सकते हैं, पुश और पुल से। Do you have to bring the magnet in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet। कॉन्टैक्ट में आए बिना दोनों के बीच में फोर्स फील्स होता है, जो जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स जो एक्सर्ट होता है मैग्नेट को, जिसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं आयन पीस के आयन को, सिमिलर जो फोर्स है एक्सर्ट करता है मैग्नेट पीस ऑफ आयन को, जिसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे होते, दूर से ही ये अप्लाई हो रहा होता है। नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 11.7 देखते हैं। टेक द प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू द नियर टू द 2 पीसेस। आपको प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी है, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देना है। सस्पेंडेड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ द पीस ऑफ थ्रेड एंड नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड and rub it free and with the sheet of the paper. Bring the rubber end of the straw near the suspended straw. Make sure that the 2 piece of touch each others. What do you observe? यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि आपको स्ट्रॉ को काटना है, फिर एक स्ट्रॉ के हिस्सों को धागे से बंद करके ऐसे लटका देना है और दूसरे को पेपर के ऊपर रब करना है। आप जब वो स्ट्रॉ को उसके पास लेके जाओगे तो आपको थोड़ा अट्रैक्शन सा महसूस होगा, जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा एक एग्जांपल, अपना एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या को आपको कंघी लेनी है, आपको अपने बालों में घिसना है उसको, और थोड़े पीस ऑफ पेपर लेना है, उसके पास लेके जाने हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको वो लगेगा कि वो पीस ऑफ पेपर है वो कंघी के साथ चिपक जाएंगे। दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ इस हिसाब से द स्ट्रॉ इज सेड टू हैव acquired the electrostatic charge after it has been rubbed with the sheet of paper. Such straw is example of charge body। और जब आप जो स्ट्रॉ को पेपर के साथ घिसते हो तो जो स्ट्रॉ है वो चार्ज हो जाती है, जिसको बोलते हैं चार्ज बॉडी। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी टू द अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जब एक बॉडी चार्ज हो तो वो दूसरी अनचार्ज या चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम इनटू द प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और ये फोर्स तब भी वर्क करता है जब दूसरी सामने वाली बॉडी चार्ज ना हो तो भी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल में लेसन नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो भी चीज़ ज़मीन के ऊपर गिरती है वो ज़मीन की डायरेक्शन में ही जाती है, मतलब अर्थ की डायरेक्शन पे ही गिरती है, तो ये फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। You know that coin or the pen falls to the ground when it slip off from your hand। हाथ से जब पेंसिल या फिर कॉइन गिरता है तो वो नीचे ज़मीन के ऊपर ही गिरता है। The lever or the fruit also fall to the ground when they get detached from the plant। और जो लीफ अगर प्लांट से टूट जाए तो नीचे की डायरेक्शन में ही गिरता है। आपने कभी सोचा है क्यों?
When the coin is held in your hand, it's at the rest. जब coin आपके हाथ में होता है तो वो rest पे होता है. जब वो release होता है वो तो downward moment अर्थ के gravitational force की वजह से वो नीचे जाता है. इसकी वजह से यहाँ पे वो नीचे की डायरेक्शन में जाता है और ये फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाता है ग्रेविटी की वजह से एंड अट्रैक्ट द फोर्स. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. और ये हमेशा वही होती है, हमें टाइम का अवेयर भी नहीं होता है, फिर भी ये फोर्स वर्क कर रहा होता है. वाटर बीइंग फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप. जब हम लोग नल खोलते हैं तो पानी नीचे की डायरेक्शन में जाता है. जो वाटर होती है रिवर की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती है जस्ट बिकॉज ऑफ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो वर्क कर रहा होता है. ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन. In fact, every object in the universe, whether the small or the large, exerts the force on the every object other. This force is known as the gravitational force. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो अर्थ की जो ग्रेविटी ये उसकी एक प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन यूनिवर्स में हर छोटी बड़ी चीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट पढ़ते हैं 11.8 प्रेशर. You have learned in class 7 that strong wind during the storm or the cyclone can blow away every rooftop. अगर बहुत ज़्यादा हवा आई या फिर स्टॉर्म आई तो छत भी उड़ा के ले जा सकता है वो हवा. You also learn that wind and cyclones ये प्रेशर के ही एक रिजल्ट है. Is there any relation between pressure and force? प्रेशर और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या, वो फाइंड आउट करते हैं. Try to push a nail into the wooden plank by hand. आपको यहाँ पे वुडन प्लैंक के अंदर हथौड़े की मदद से नेल को अंदर डालना है. डिड यू सक्सेस? ट्राइड नाउ पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. कुड यू डू इट फॉर द सेम? आपको पुश करना है नेल को थंब से. कौन सा आप इजीली कर पाओगे, बट ऑब्वियस आप हैमर से डालोगे तो वो जल्दी इजीली चला जाएगा. ट्राई कटिंग वेजिटेबल विद द ब्लंट एंड द शार्प नाइफ. आपको वेजिटेबल्स को शार्प और ब्लंट नाइफ से काट के देखना है. यहाँ पे क्या ईजी होगा, शार्प नाइफ से काटना ज़्यादा ईजी होगा. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, example the pointed end of the nail, play a role in making the task easier? हम लोगों ने आगे जो नेल वाला एग्जाम्पल दिया उसमें कैसे था कि जो नेल था आपको पहले पॉइंटेड एंड को वुडन साइड पे रखना है और हैमर से उसको ठोकना है और फिर आपको उल्टा देना है और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको डालना है. तो आप देखोगे तो जो एरिया छोटा है वहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करोगे. पॉइंटेड एरिया है तो वहाँ पे वो ईजिली अंदर चला जाएगा वुडन प्लैंक के अंदर. जिसको बोलते हैं जो फोर्स है वो पर एरिया एक्टिंग कर रहा है जिसको बोलेंगे प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट्स एक्ट. एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड. नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेशंस इन द अबव एक्सप्रेशन. हम लोगों ने एरिया नीचे लिया हुआ है. जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा और जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर लगेगा और जितना एरिया कम उतना एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा. वैसे सो द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड टू द नेल इनटू द वुडन प्लैंक. सो अगर पॉइंटेड एंड होगा एरिया कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा अंदर डालने के लिए. कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई द शोल्डर बैग्स आर ब्रॉड स्ट्रिप्स नॉट अ स्ट्रीन स्ट्रिप्स? इसलिए आपको पता पड़ा कि जो आप बैग यूज़ करते हो स्कूल बैग उसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉड की होती है क्योंकि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा. एंड बाई द टूल्स मीन टू बी कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव अ शार्प एजेस. शार्प एजेस होने की वजह से एरिया कम हो जाता है तो एक्चुअली एरिया बढ़ जाता है काटने का तो यहाँ पे प्रेशर कम लगता है. यहाँ पे पहली बोलती है कि नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द पोर्टर्स प्लेस ऑन देयर हेड ऑन द राउंड पीस ऑफ क्लोथ्स व्हेन दे हैव टू कैरी अ हैवी लोड्स. कि वो अपने सिर पर वो कपड़े का ऐसा गोल बना के क्यों रखते हैं ताकि वो इजीली कैरी आउट हो पाए. क्योंकि जो एरिया है लोड्स का उनके हेड से कांटेक्ट होता है तो प्रेशर जो होता है एरिया बढ़ जाने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है तो उनको वो लोड कैरी ऑन करने में ईजी पड़ता है कुछ इस हिसाब से. डू द लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड और गैस दोनों एक्सर्ट करते हैं प्रेशर? डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट्स फोर्स एक्टिंग? फाइंड आउट करते हैं लिक्विड और गैसेज प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं. 11.9 प्रेशर exerted by the liquid and gases देखते हैं. एक्टिविटी 11.8 टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और द प्लास्टिक पाइप. द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 15 सेंटीमीटर. और पाइप की लेंथ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड उनकी जो डायमीटर है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में या फिर वो होनी चाहिए. ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ अ थीन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर. आपको अच्छी क्वालिटी का रबर लेना है. से द रबर बलून का. स्ट्रेच द रबर शीट्स ओवर
टाइटली ऑन द वन एंड ऑफ द पाइप, पाइप के एक एंड पर आपको रबर लगा देना है। होल्ड द पाइप एट द मिडल, आपको मिडल में से रबर की ये पाइप जो है उसको पकड़ना है, कीपिंग इन द वर्टिकल पोजिशंस, और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम ऑफ द वाटर इन द पाइप, और आपके फ्रेंड को बताना है कि आप यार प्लीज़ ये पाइप के अंदर पानी डालो। डज द रबर शीट्स बल्ज, आप धीरे धीरे देखोगे तो जो रबर का शीट है, बलून है, वो फूलता जाएगा। एंड नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप एंड पोर सम मोर वाटर, और आपको दूसरा थोड़ा और पानी डालना है, और आपको देखना है कि ऑब्जर्व क्या हो रहा है, पहले केस में ऐसा है, दूसरे केस में ऐसा है। ऑब्जर्व अगेंस्ट द बल्ज इन द रबर शीट्स एंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता जाएगा फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और जो नीचे का जो रबर का बल्जिंग पार्ट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। पहले पानी कम था तो फोर्स कम लगा, इसकी वजह से वो कम फूला, और पानी अब ज़्यादा भरोगे तो फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से यहाँ पे उनका एरिया बढ़ गया, और धीरे धीरे उसकी जो ब्रेथ है वो भी बढ़ गई, बलून फूल जाएगा। 11.9 देखेंगे, आपको एक प्लास्टिक बोतल लेनी है टू टेक द डिस्कार्डेड वाटर, और जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जो आती है आपको वो प्लास्टिक की बोतल लेनी है। फिक्स अ सिलेंडर ग्लास ट्यूब्स अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन 11.15, कुछ इस हिसाब से आपको एक छोटी सी पाइप डाल दी है और वहाँ पे बलून डालना है। आप जब पानी उसके अंदर पोर करोगे, धीरे धीरे आपको पानी पोर करना है, लीकेज नहीं होना चाहिए, डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट्स, ठीक है। इफ़ देयर इज एनी लीकेज तो आप मोल्टन वैक्स से उसको सील कर दीजिए। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद द रबर शीट, और आपको ऐसा बलून लगा देना है, पहले हाफ पानी भरना है और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखोगे तो थोड़ा बलून फूलेगा, फिर वापस से थोड़ा पानी ऐड करना है तो और ज़्यादा फूलेगा। उस हिसाब से आप पूरा बोतल भर दोगे तो आपको रबर का शीट बल्जिंग होता हुआ दिखेगा। नोट द रबर शीट हैज़ बिन फिक्स ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। Does the bulging of the rubber sheet in that case indicate that the water exert pressure? तो इससे ये एग्जाम्पल से ये साबित हो गया कि जो पानी है वो एक्सर्ट करता है फोर्स। 10 देखते हैं। Take an empty plastic bottles or the cylinder container. You can use a tin of a talcum powder or the plastic bottle. जो प्लास्टिक बोतल आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेनी है। आपको 4 होल गिराना है अराउंड द नियर द बॉटम ऑफ द बोतल, एंड मेक श्योर दैट द होल जो है वो सेम हाइट के होने चाहिए। नाउ फिल द वाटर इन इट, और आपको डिस्टेंस जो ऑब्जर्व करना है बोतल के अंदर जो होल्स है वो, और क्या इंडिकेट होता है वो कुछ इस हिसाब से। कैन यू नाउ सेज दैट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसका मतलब ये हो गया कि लिक्विड उसकी वॉल के कंटेनर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसकी वजह से वो सेम डिग्री से बाहर आता है, सेम अमाउंट में पानी बाहर आता है। टू द गैस ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर, हाँ वॉल के ऊपर और कंटेनर के ऊपर दोनों वे में फोर्स एक्सर्ट करता है। यहाँ पे बोझो बोलता है आई हैव सीन द फाउंडेशन ऑफ द वाटर कमिंग ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और द होल इन देन पाइप सप्लाइंग वाटर। मैंने कभी कभी ऐसे पाइपलाइन में भी होल हो जाते हैं तो ऐसे लीकेज देखा हुआ है। इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप। अभी मुझे पता पड़ा कि ये जो पानी जो है वो वॉल के ऊपर, पाइप की वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसकी वजह से वो पानी लीकेज हो रहा है। व्हेन यू इन्फ्लेट द बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। जब आप बलून को फुलाते हो तो आपको उसका माउथ बंद करना पड़ता है इमीडिएटली फुलाने के बाद, क्योंकि जो हवा होती है वो निकल जाती है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ अ होल्स एंड वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट, क्या आप फुला पाओगे अगर उसके अंदर होल होगा तो? इफ़ नॉट वाई, क्योंकि जो गैसेस होगी वो वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसकी वजह से हवा बाहर निकल जाएगी, तो उसकी वजह से बलून नहीं फुला पाएंगे। कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया जो एयर है वो हर डायरेक्शंस में फोर्स एक्सर्ट करती है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंचर। जब पंचर होता है तो सेम चीज़ होती है। सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और द ट्यूब और बलून के अंदर जो एयर होती है वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसकी वजह से गैस भी अपनी वॉल के ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर एक्सर्ट करता है प्रेशर। नेक्स्ट देखते हैं 11.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हमारे आजू बाजू पूरा एयर का एनवेलप है जिसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे। एटमॉस्फेयर सर्टेन किलोमीटर तक है अर्थ के, अगर ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलरली एरिया के ऊपर कितना प्रेशर एयर एक्सर्ट करी है। वी नो दैट द प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। If we imagine a unit area, a very long cylindrical standing on a filled lid with the air, then weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. अगर हम लोग ये ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर हवा भरी हुई है एंड यूनिट एरिया यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा कि वो पर्टिकुलरली एरिया के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का कितना है। बट हाउ लार्ज और द स्मॉल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेट्स अस गेट द आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। बट
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाकई में कितना बड़ा या छोटा है उसके बारे में एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। 11.11 टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर्स, इट लुक लाइक अ स्मॉल रबर ट्यूब, कुछ ऐसे हिसाब से आपको प्रेस करना है प्लेन सरफेस के ऊपर एकदम ज़ोर से और स्टिक करना है एंड फिर उसको पुल करने की ट्राई करना है। कैन यू डू दिस? व्हेन यू प्रेस द सकर्स मोस्ट ऑफ द एयर जो बिटवीन होगी कप के आजू बाजू वो बाहर चली जाएगी, इसकी वजह से जो सकर होगा वो सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा बिकॉज प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन इट। To pull the sucker off surface, the applying force should be larger enough to overcome the atmospheric pressure. So इसकी वजह से जब आप उसको खींचोगे ना तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका प्रेशर इक्वल होना चाहिए, अगर आप ज़्यादा होना चाहिए आपका प्रेशर ताकि आप खींच पाओ। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस हिसाब से वर्क करता है उसके बारे में आइडिया मिलती है। In fact, it would not be possible for any human being to pull the suckers off the surface if there was no air at all between the suckers and the surface. अगर थोड़ी भी एयर नहीं होगी सकर और सरफेस के बीच में तो आप नहीं खींच पाओगे, बहुत एफर्ट लगेगा। Does it give you idea how the large atmospheric pressure is? इससे आपको पता पड़ जाएगा कि large atmospheric pressure क्या होता है। If the area of my head is 10 multiplied by 10, how much weight of the air would I be carried on my head? वो बोले अगर मेरे सिर का एरिया अगर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो मेरे सिर के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसके बारे में जवाब देते हुए आंसर देते हैं यहाँ पे बोझो का। द वेट ऑफ द एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एरिया 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर इज एज लार्ज एज 1000 किलोग्राम। द रीज़न वी आर नॉट क्रश अंडर दिस वेट इज दैट जो हमारी बॉडी के अंदर है वो सेम इक्वली प्रेशराइज करती है सब चीज़ें। हमारे अंदर एयर का पूरा एक चीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वैसे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा होता है। सो हमारी बॉडी का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम होता है। इसकी वजह से हम लोग वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं कर पाते हैं। अगर बाहर का एटमॉस्फेयर कम या ज़्यादा हो जाए या अंदर का एटमॉस्फेयर कम या ज़्यादा हो जाए तो हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होगा। जनरली हमें हाइट के ऊपर ये फील होता है। डिड यू नो देखते हैं ऑटो वॉन ग्यूरिक जर्मन साइंटिस्ट थे 17वीं सेंचुरी में, उन्होंने ये पंप क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था। पंप टू एक्सट्रैक्ट द एयर आउट ऑफ द वेसल्स के अंदर से पूरी एयर कैसे निकाली जाए, वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जाए। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। उन्होंने एयर प्रेशर को एक्सपेरिमेंट किया था। ही जॉइंड 2 मेटेलिक हेमिस्फीयर 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पंप एयर आउट ऑफ दैम। एयर निकाल दी उसमें से एंड देन ही एम्प्लॉय द 8 हॉर्सेस, 8 हॉर्स को काम लगाया ईच हेमिस्फीयर पे, इस तरफ 8 और इस तरफ 8 पुल करने के लिए रख दिया गया। सो ग्रेट इट्स फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल अपार्ट। लेकिन वो हेमिस्फीयर है वो हिले नहीं उस हिसाब से, इस हिसाब से उन्होंने वैक्यूम का एक्सपेरिमेंट किया था। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।